बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैंने आपसे कहा था कि अगले 72 घंटों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जो है वो अब लाहौर पहुंच गया है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। बहुत सारी बातें और खबरें आ रही थी कि इनको पकड़ा जाएगा, रोका जाएगा, रास्ते में रुकावटें डाली जाएगी, लेकिन ये इनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और ये सारे पार्लियामेंटेरियन है। अब हर पार्लियामेंटेरियन जो है वो एक गाड़ी में है तो उसके साथ भी 2-4 लोग हैं, साथ एक आधी गाड़ी और भी है, तो ये सैकड़ों गाड़ियां बन जाती हैं और बड़ी तादाद में ये लोग पहुंचे लाहौर में। रास्ते में इनका जगह जगह पे जीटी रोड से क्योंकि ये लोग आए तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन गई। रास्ते में जगह जगह इनका इस्तकबाल हुआ इस काफिले का। गंडापुर साहब भी इसके अंदर हैं, बैरिस्टर घोर भी इसके अंदर हैं, बाकी जो पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, दीगर इलाकों से हैं, वो पंजाब में इकट्ठे हो रहे हैं लाहौर में। लाहौर में इकट्ठे होने का मकसद यह है कि जो भी पाकिस्तान में आज तक कामयाब तहरीक चली है उसका आगाज लाहौर से हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर हैं लेकिन लाहौर से जो तहरीक चलती है, पाकिस्तान का दिल है, वो फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। अब ये लाहौर के लिए जनाब निकले और रास्ते में जगह जगह कारकुनों ने फूल इनके ऊपर फेंके। पुलिस जहां पर भी कारकुन इकट्ठे होते थे पुलिस आ जाती थी, कारकुनों को धकेलती थी, पीछे हटाती थी कि आप काफिले का इस्तकबाल ना करें, इस काफिले को जाने दें। लेकिन शादरा में और कुछ और जगहों पे हमने देखा गिरफ्तारियां भी हुई, खींचातानी हुई। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो मकामी रहनुमा है उन्हें गिरफ्तार किया गया। यासिर गिलानी सबको मैं देख रहा था, उन्हें पुलिस ने उठा के गाड़ी में डाला। बाकी लोगों के साथ बड़ी सख्ती की। अब बड़ी तादाद में पुलिस खड़ी थी लेकिन ये काफिला फिर लाहौर पहुंच गया। लाहौर में ये लोग इकट्ठ करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और यहां पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। वैसे ये कह रहे हैं कि 2-3 मकासद है आने के। नंबर 1 ये कि लाहौर आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ड्यू था। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है इस वक्त। अगर अमली तौर पे आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में 90% की मकबूलियत पर है। आप एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें, आपको ये टाउट्स बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। मैं लाहौर का रहने वाला हूं, वहां नून लीग बहुत ताकतवर है, बड़ी मजबूत जमात है, उनकी बड़ी गहरी जड़ें हैं। लेकिन इस वक्त जो अवामी वोट है, सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, सपोर्ट हो सकता है कि जो नून लीग का है वो भी बहुत बड़ा हो सपोर्ट बैंक, और जो सपोर्टर हैं वो पीटीआई के भी बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन जो आम आवाम की सपोर्ट है वो पूरा का पूरा टिल्ट इमरान खान की तरफ हो गया है। खासतौर पे मरियम नवाज के वज़ीर आला बनने पे लोग बड़े मायूस हुए हैं और जिस किस्म की उन्होंने हरकतें की हैं तो लाहौरी बड़े बाशऊर हैं और उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब की बार बार की कलाबाजियों पर और मरियम नवाज के जो इक्तदार का तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने ये सब चोरी किया मैंडेट, उस पर लाहौरी बहुत नाराज है। और लाहौर के अंदर इस वक्त वन साइडेड गेम है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है लेकिन यहां पे एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगा के सारा मैंडेट चोरी करके, यानी मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के का तो बदलना पड़ गया इनको रात के वक्त आरओ। आप अंदाजा करें, आधी रात को इन्होंने आरओ तब्दील किया कि उस आरओ ने कहा जी इतनी बड़ी धांधली मैं नहीं कर सकता, कोई 5,000-10,000 का फर्क होता मैं मियां साहब का निकाल देता। ये कौन सी धांधली है कि 70,000 वोट इधर के कम करके मैंने उधर के बढ़ाने, ये धांधली मेरे से नहीं होती। तारीख के अंदर कभी वो बंदा अपने आप को कैसे माफ करता। बहरहाल उन्हें मिल गया अपनी मर्जी का बंदा, लाके उसको लगा दिया आधी रात को, मियां साहब को जनाब इन्होंने इलेक्शन जितवा दिया। तो जिस लाहौर में नवाज शरीफ खुद अपना इलेक्शन जो है वो मिन्नतें करके और जूते पॉलिश करके जीते हों, वहां पे फिर किस तरह मुमकिन है कि पीएमएलएन बाकी बची हो। देखिए उनकी सपोर्ट, उनके अपने वर्कर, उनके अपने पक्के लोग मौजूद हैं लाहौर में, ये बात ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आम आदमी का वोट जो फैसला कुन होता है वो सारा शिफ्ट हो गया उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। आप जब भी वोटिंग करवाएंगे अभी इस वक्त के हालात में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। 12 लाहौर में इकट्ठे हो गए। एक तो ये वजह थी कि इन्होंने इकट्ठा होना था, बड़े अरसा था ड्यू था लाहौर आना। दूसरी वजह यह थी कि ये इजहार यकजहती करने के लिए आए उन 26 एमपीएस के साथ जिनके साथ स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने इस बुनियाद पर ज्यादती की कि आपने टिकटॉकर के खिलाफ या टिकटॉकर वजीर आला या जाली मैंडेट वाली शहजादी जिसको वजीर आला बनाया गया है उसके खिलाफ एहतजाज क्यों किया और उसकी मौजूदगी में एहतजाज क्यों किया। शरीफ खानदान की ना एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है, ये अपने आप को बादशाह समझते हैं, ये समझते हैं कि ये किसी और दुनिया से आए हुए हैं, इनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। मैं जाती तौर पर इसका विक्टिम हूं। मैंने 2-4 मरतबा सख्त सवाल किया इनसे तो इन्होंने मुझे नौकरी से ही निकलवाने की कोशिश कर दी। ये मेरे पीछे पड़ जाते थे, इनके बंदे आके मेरे दफ्तर में बैठ जाते थे। एक दफा ख्वाजा साद रफीक साहब आए थे और एक दफा परवेज रशीद साहब आए थे। ये जनाब मेरे दफ्तर आके बैठ गए कि बंदा नहीं चाहिए। मियां साहब नाराज हो गए, मियां साहब बदमजा हो गए कि मियां साहब से सख्त सवाल कर लिया है। 2-4 दफा मैंने सख्त सवाल किए और मुझे मौका ही इतनी दफा मिला तो सख्त सवाल ही करना था। मैंने सख्त सवाल किए तो उस पर
मियां साहब को बहुत तकलीफ हुई। ये बड़ी अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई आदमी इनके सामने सख्त बात करे या सख्त सवाल करे। तो मरियम नवाज अब उसी बाप की औलाद है और वो ज्यादा उन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया है। अब वहां पे जब मरियम नवाज के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया तो उनका खून खौल रहा था। उन्होंने कहा ठीक है जी, इनको सजा दे, निकालो इनको। और स्पीकर बेचारे ने वो अपना आइन देखा, ना कानून देखा, ना दस्तूर देखा, ना रवायात देखी, कोई चीज नहीं देखी, उठा के बाहर फेंक दी बंदे कि जनाब 26 बंदे मैं फारिग कर रहा हूं। और हुकूमत की जानिब से एक बंदा भी फारिग नहीं किया। हालांकि हुकूमत के लोगों ने यह दावा किया कि जैसा हमारे साथ हुआ वैसा ही हमने भी किया, लेकिन पीटीआई के लोग फारिग कर दिए, पीएमएलएन के लोग फारिग नहीं किए। तो स्पीकर का इंतहाई मुतनाज़ किरदार है और ये तारीख के अंदर लिखा जाएगा। मलिक अहमद खान साहब को यह बात याद रखनी चाहिए कि जब जनरल बाजवा की तारीख लिखी जाएगी तो जनरल बाजवा को जो सबसे बड़ा एक जनरल बाजवा के साथ ताल्लुक रखने वाला या सौदेबाजी करवाने वाला या जनरल बाजवा को सियासत के अंदर पूरा सपोर्ट करने वाला जो एक एलिमेंट आएगा उसमें एक मलिक अहमद खान का आएगा। फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के मामलात में आएगा, मलिक अहमद खान का नाम आएगा। तो मलिक अहमद खान को बतौर एक सियासतदान याद नहीं रखा जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के एक टूल के तौर पे याद रखा जाएगा जिसने एस्टेब्लिशमेंट के एक हथियार के तौर पे या एक टूल के तौर पे सियासतदान का भेस बदलकर काम किया। इनकी सियासी हकीकत होती थी, मैं ये मानता हूं। एक दौर था मलिक अहमद खान का खानदान जो है, इन्होंने तकालीफ भी बर्दाश्त की, इन्होंने सियासी हकीकत के तौर पे ये कसूर में मौजूद थे। लेकिन जिस वक्त इन्होंने ये फैसला किया कि अब इन्होंने टाउट्स का रोल प्ले करना है या इस खानदान ने एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनना है, तो तब से लेकर अब तक अब ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेलते हैं। इनका कोई ताल्लुक अब सियासत या सियासत वाले मामला से नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पे बैठे रहते हैं और वहां से पैगाम रसानी करते हैं, इसके अलावा इनका कोई किरदार नहीं है। तो तारीख के अंदर इन्होंने अपने आप को मार लिया, अपने आप को तबाह कर लिया। हालांकि कसूर से बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात रही हैं जिनके बड़े नाम रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो अपने लिए तारीख में अच्छा नाम नहीं ढूंढा। और तीसरी चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने के लिए लाहौर गई वो ये है कि हिकमत अमली जो है उसको फाइनलाइज किया जाएगा कि एहतजाज कैसे करना है, कहां पे करना है, उसका तरीकाकार क्या होगा। कुछ चीजें पब्लिक की जाएंगी और कुछ चीजें पब्लिक नहीं की जाएंगी। तो ये है नादरीन ये सारा मामला। नादरीन एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, मैं वो पेंडिंग है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे इस पर आप बात करें। अब पाकिस्तान में जो अदालत ने एक फैसला दिया और हुकूमत ने 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का फैसला किया, इसमें कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह है कि मुझे रिलीफ का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के अंदर मुझे रिलीफ या इंसाफ मिलेगा इसके इम्कानात बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद मैं तमाम दरवाजे खटखटाऊंगा, अपनी पूरी कोशिश मैं करूंगा। मेरी आवाज को दबाने के लिए इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मदद की और मैंने कुर्बानियां देने के बावजूद अपनी आवाज इनको नहीं दबाने दी। तो इतनी आसानी से मैं आवाज तो बंद नहीं होने दूंगा। इसके ऊपर हम हिकमत अमली बना रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है ना कि क्या क्या हो सकता है। यह भी हो सकता है कि मेरा यूट्यूब चैनल खत्म हो जाए, मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। तो तब मुझे क्या करना है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इन केस पाकिस्तान में बंद कर दिया जाता है तो तब क्या करना है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो वैसे ही बंद है, इन्होंने फायरवॉल लगाई हुई है और बड़ी मुश्किल से लोग उसको देख पाते हैं। और जब मुकम्मल तौर पे अगर ये बंद करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि उसमें क्या करना है। तो मल्टीपल चीजें हैं जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। अदालत क्या फैसला करती है, कैसे इंसाफ मिलता है, ये सारी चीजें मेरे सामने हैं। और जब भी कोई एक ऑर्डर होता है ना अदालत का, जब टेक्निकल बुनियाद पे उस ऑर्डर को फारिग किया जाता है तो सबकी हद में वो ऑर्डर फारिग हो जाता है। लेकिन यहां पे अदालत चुन चुन के बंदे बता रही है कि आज इन 2 का कर दिया, आज इन 5 का कर दिया। तो ये एक्चुअली मुझे पता है ये क्या हो रहा है और मैं अच्छी तरह जानता हूं। सिद्दीक जान ने मुझे पैगाम भेजा, उन्होंने कहा जी मैं अपनी जो अपील है वो वापस ले रहा हूं। मैंने कहा जी क्यों? कहते जी मैं इसलिए वापस ले रहा हूं कि ये नामुनासिब लगता है कि मैं अपना चैनल बचाऊं पाकिस्तान में रहते हुए, और जो आप लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, साबिर शाकिर भाई हैं, दीगर लोग हैं, मैं हूं, आप लोगों के चैनल तबाह हो जाए, जो होगा सबके साथ ही होगा। तो मेरी सिद्दीक जान साहब से गुजारिश है कि आप जरूर अदालत से वहां जहां पे रिलीफ थोड़ा बहुत भी मिलता है आप रुजू करें, क्योंकि कोई तो आवाजें जो हैं वो बाकी रहनी चाहिए और आप बात करते रहे। और मैं इतने आराम से इनको करने नहीं दूंगा, पहले भी बड़ी कुर्बानी दी है, इस लड़ाई को लड़ेंगे और इतनी आसानी से अपनी आवाज बंद नहीं होने देंगे। अब नाज़रीन, लापता अफराद के हवाले से बात की थी कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उनके साथ सारी की सारी कमेटी बैठी थी। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साथ बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बैठे हुए थे।
वहां पे उन्होंने कहा कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जबरी गुमशुदगियों को या लापता अफराद के मामले को, और इसके ऊपर जनाब ये करेंगे वो करेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे। हालांकि आज भी लोग लापता होते हैं। आज की वीडियो देखें, उन्होंने कल कहा जनाब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज अदालत के अंदर से बंदा जो है वो अगवा हो रहा है। ये वकील साहब जा रहे हैं और वकील साहब कैमरे के अंदर मीडिया से बात कर रहे हैं, और ये पीटीआई के लोग हैं, और इनकी बैक साइड से एक बंदे आते हैं सादा कपड़ों में, एक बंदे को एक कमर से पकड़ता है, एक साइड से पकड़ता है, एक बंदा पीछे से धक्का देता है, घसीट के ले जाते हैं अगवा करके। अंदाजा करें आप, यानी सरेआम अदालत के अंदर से बंदा अगवा हो रहा है। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि मैं जबरी तौर पे गुमशुदगियां लापता लोगों को नहीं होने दूंगा, और आज देखिए अब जबरी तौर पे सादा कपड़ों में लोग, ना कोई वारंट, ना कोई कागज, ना कोई पत्थर, ना दिखाया, ना अपनी शिनाख्त करवाई, ना ये बताया तुम्हारा जुर्म क्या है, बंदा पकड़ा, घसीटा, गाड़ी में डाला, ओ गए कैमरों के सामने अदालत के अंदर। ये चीफ जस्टिस साहब आपके इंसाफ के मुंह पे तमाचा है। कल जो आपने स्टेटमेंट दिया कमेटी बिठा के, सारे आपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से साथ बिठाकर कहा कि जबरी गुमशुदगियों के मामले पे हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज आपकी अदालत के अंदर से घसीट कर सादा कपड़ों में लोग एक बंदे को लेकर चले गए। देखें, गिरफ्तारी होती तो इसका कानूनी तरीका होता ना। नहीं, गिरफ्तारी में यह होता है कि बंदे को पहले बताया जाता है कि आपको गिरफ्तार करने लगे हैं, किस वजह से गिरफ्तार करने लगे हैं, तो मुकदमा सामने लाया जाता है, वकील वहां मौजूद है, बाकी सारे लोग मौजूद हैं। ये पाकिस्तान में अंधेर नगरी चल रही है, चलती रहेगी। बहरहाल इस पे लापता अफराद के हवाले से जुनैद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा तमाम IG साहिबान को हमने लिखा कि हमें हमारे लापता कारकुनान की मालूमात या उनकी रसाई दी जाए, लेकिन हमें नहीं दी गई कि हमारे कितने कारकुनान जेलों में हैं, जिसके लिए हमने अदालत में रिट दायर कर दी है। यानी इनके बहुत सारे हजारों लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो तहरीक इंसाफ लिस्टें जारी करती थी कि हमारे अब 50 लोग जो है अब तक लापता हैं। आखिरी जो इन्होंने लिस्ट जारी की थी उसमें 30 से ज्यादा लोग लापता थे तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के बाद। उसके बाद से तहरीक इंसाफ चुप है, किसी ने कोई बात ही नहीं की। इमरान खान साहब कहते थे ये जो लापता अफराद है इनके हवाले से अदालतों में जाकर रिट करो। जुनैद अकबर कह रहे हैं कि हमने जनाब IG को भी लिखा है, अदालत में भी रिट की हुई है, हमारे बंदों का कोई पता नहीं चल रहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बंदे ही आप बरामद करवा दें। आपके हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, वो करवा दें बरामद। पूछ लें उन इदारों से जो उठाकर ले जाते हैं बंदों को, या ढूंढ कर दें कि ये बंदे कहां गए, जिंदा भी हैं या नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, तो इसलिए इनके लिए इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के दरवाजे बंद हैं और किसी किस्म का इंसाफ इनको नहीं मिलता। बेचारों को अच्छा खासा रगड़ा लगा के फिर इनके ऊपर कोई जज एहसान कर दे कि जनाब ठीक है अब आप बाहर आ जाएं, तो वो फिर भी जज का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, सर आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, एक और खबर, फजलुर रहमान साहब जो है वो एक ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया। वो जो उनकी ख्वाहिश है वो मैं आपको बता देता हूं कि फजलुर रहमान साहब ने एक्चुअली कहा क्या और गेम हो क्या रही है। देखिए, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मेरी तरजीह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए, लेकिन जिस जमात की अक्सरियत है उसी में तब्दीली आनी चाहिए। इन्हीं कह रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दोबारा से जैसे पहले बनाया था ना राजा रियाज और बाकी ये बहुत सारे लोग इकट्ठे करके, फैसलाबाद से कोई थे, कोई जंग से थे, कोई इधर उधर से थे, ये सारे बंदे इकट्ठे करके पहले लोटे 20 बना के तो इमरान खान की हुकूमत गिरा दी थी और एक नई हुकूमत बना ली थी। अब वैसे ही वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके अंदर एक रखना डाला जाए, उसको तोड़ा जाए और उसका फायदा उठाया जाए, अंदर ही एक तब्दीली लेकर आए। फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं। लेकिन गंडापुर साहब एक बात कहते थे कि फजलुर रहमान पे एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका बाप भी इन पे एतबार नहीं करता था और वो ये कहता था कि इसके सामने मैंने बात नहीं करनी, ये मेरी बातें सुन के जाके बताता है एजेंसियों को। ये गंडापुर साहब की बात बड़ी मायूब लगती थी, लेकिन अब कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी अजीब तरीके से सामने आ रही है। फजलुर रहमान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, और ये फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग भी जानते हैं और वो खुद भी कहते हैं, और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड है। फजलुर रहमान किसी भी सूरत में किसी भी अपोजिशन के इत्तेहाद में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर शामिल नहीं होंगे, ना कोई फाल किरदार अदा करेंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट शामिल हो जाए या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहेगी तो वो कदम उठाएंगे। फर्ज करें एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो तब फजलुर रहमान साहब जो है वो अपना सियासी फायदा देखेंगे। वो ये देखेंगे मैंने इधर जाना इधर जाना, मुझे सियासी फायदा कहां पे है एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की सूरत में। इस वक्त वही फजलुर रहमान साहब जो हुकूमत को दिन रात बुरा कहते हैं, जो कहते हैं जाली हुकूमत है, जो कहते हैं फ्रॉड हुकूमत है, जो कहते हैं महंगाई लेकर आ गए, जो कहते हैं गलत इनकी पॉलिसीज हैं, जो कहते हैं ये इसराइल को तस्लीम क्यों करने जा रहे हैं, जो हर बात के ऊपर एतराज करते हैं, जो हर बात के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, आज वही फजलुर रहमान उसी हुकूमत के साथ बैठ के ये सौदा कर रहे हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा सेनेटर खैबर पख्तूनख्वा में कैसे हासिल करने।
ये है बात। यानी इनके जो टोटल बनते हैं ना, अगर ये बड़ा भी जोर लगाएं तो इनके 3 सेनेटर बन जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम 5 सेनेटर अपने बनाएंगे। अब ये 2 कैसे बनाएंगे, इनको वोट कौन डालेगा? यही बात है ना, लोटाइज्म होगा। वहां पे पैसा दिया उससे वोट ले लिया, वहां पैसा दिया उससे वोट ले लिया, इस बंदे को लालच दे दिया, उस बंदे को लालच दे दिया, उससे वोट ले लिया। तो अब ये फजलुर रहमान साहब और बाकी लोग जो है ये इंसानों की मंडी लगाने जा रहे हैं ये आलम दीन, लेकिन इंसानों की मंडी सेनेट की 1 नशिस्त के लिए, 2 नशिस्त के लिए ये लोग लगाएंगे। और फजलुर रहमान साहब हमेशा से स्टेटस को का हिस्सा है, स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के वो हामी हैं। हर मरतबा वो बेनिफिशियरी बन जाते हैं। इस मरतबा वो अपोजिशन साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कर वो एंजॉय रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट के पास फजलुर रहमान साहब की ऐसी कमजोरियां हैं कि फजलुर रहमान साहब अपनी पूरी जिंदगी में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी तहरीक नहीं चला सकते, मुमकिन नहीं है। इन्होंने एलएफओ में मुशर्रफ को वोट दिया था। ये हमेशा वो काम करेंगे जिससे फायदा होगा एस्टेब्लिशमेंट को। तो फजलुर रहमान साहब के बारे में गंडापुर साहब की राय ठीक थी, वो गलत राय नहीं थी, बात उनकी ठीक थी। शहबाज शरीफ साहब ने एक दावा किया, नाजरीन हैरान कुन दावा कर दिया, मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो शहबाज शरीफ ने कहा जी कि अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, तो मैं कहूंगा कि मेरिट पर काम किया। एक तो इमरान खान की नकल करते करते इन्होंने मर जाना सारों ने, आधी जिंदगी इनकी इमरान खान बनने के चक्कर में गुजर गई, उसकी मुखालफत में, बाकी जो है उसकी नकल करने में इनकी गुजर जानी है। अंदाजा करें आप। ये इमरान खान कहता था कि मुझसे मेरा अल्लाह पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। आज ये उसकी नकल उतार रहे हैं। अल्लाह मुझसे, पहले ये भुट्टो की नकल उतारते थे, अब ये इमरान खान की नकल उतारते हैं। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, तो मैं कहूंगा कि मेरिट पर काम किया। मियां साहब आपका अपना वजूद मेरिट के खिलाफ है। 17 सीटों के ऊपर आपको लाकर वजीर आजम बना दिया, ये कौन सा मेरिट है? जबरदस्ती आपको, आपके बेटे को, आपकी भतीजी को, आपके भाई को, सारों को जाली इलेक्शन जितवाया गया, ये कहां का मेरिट है? आपका वजूद मेरिट के खिलाफ है। आप लोग खुद मेरिट की नफी है। आपके मुंह से तो मेरिट का लफ्ज ही अच्छा नहीं लगता। आपने उठा के सारे रिटायर और हाजिर सर्विस जर्नलों को बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बिठा दिया है, ये मेरिट है? और भाई जो लोग सिविलियन हैं, जो ट्रेंड है इस काम के लिए, जिन्होंने तालीम हासिल की इस काम के लिए, उनको हटा के आप यूनिफॉर्म वाले लोगों को ला लाकर बिठा रहे सिर्फ इसलिए कि आपने बूट पॉलिश करनी है, ये मेरिट है आपका? यानी ये तो मेरिट नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मेरिट हो। आपने डीजी आईएसआई को स्टेटस दे दिया अपनी काबीना के अंदर, ये पहली दफा आपने किया, ये मेरिट है आपका? आपने वजीरों की एक फौज बना दी है, ये मेरिट है आपका? यानी ये मेरिट वेरिट कोई नहीं है, ये सिर्फ आप 2 नंबरी कर रहे हैं मियां साहब। और मियां साहब का अगला स्टेटमेंट है, वो कहते हैं जी मैंने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली थी। 2023 में अक्सर लोगों का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन था कि दिवालिया नहीं होगा। देखिए, एक तो मुश्किल हालात में आपने हुकूमत नहीं संभाली, आपके लिए हालात बहुत मुश्किल थे, अवाम आपसे नाराज थी, ये मुश्किल थी। लेकिन एक बात आपने ठीक की है कि 2023 में लोगों का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, और सबसे बड़ा ख्याल ख्वाजा आसिफ का था और आप लोगों का अपना था, और हम वो रिपोर्ट कर रहे थे। 2022 में किसी का ख्याल नहीं था कि ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि जब इमरान खान वजीर आजम था तो आप एक मुझे कोई लाकर दिखाएं चीज या डाटा या कुछ जिसमें कोई ये आगाह किया गया हो या इस खदशे का इजहार किया गया हो या किसी वजीर ने यह कहा हो कि यह मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। एक बंदा नहीं कह रहा था, मीडिया भी नहीं कह रहा था, कोई नहीं कह रहा था इमरान खान के दौर में कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। 2022 में इमरान खान की हुकूमत के गिरने के वक्त तक कोई नहीं कह रहा था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। आप इक्तदार में आए, आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, लोग आपके खिलाफ हो गए, आपने गलत फैसले किए, उनके नतीजे में 2023 में जाके 1 साल के अंदर आपने वो तबाहियां फेरी कि मुल्क दिवालिया होने लगा था। फिर आपने इसका हल क्या निकाला? आपने अवाम का दिवालिया निकाल दिया, अवाम का जो आपने खून निचोड़ लिया, और वो पैसा इकट्ठा करके आपने दुनिया को बताया हम दिवालिया नहीं हो रहे। आज पाकिस्तान की अवाम जो है ना, आधी अवाम पाकिस्तान की गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। यह बेड़ा गर्क आपने किया इस मुल्क का। पाकिस्तान को लाखों लोग, 30 लाख लोग पाकिस्तान को आपके आने के बाद से पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। सरमायाकार बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। लोग पाकिस्तान से सरमाया निकाल कर लेकर जा रहे हैं। 50 साल की कम तरीन सरमायाकारी आपके दौरे हुकूमत में हुई है। कोई पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। दहशतगर्दी कहां से कहां पहुंच गई है। बेड़ा गर्क कर दिया आपने इदारों का, अदालतों का, पार्लियामेंट का, हर चीज का। और आप ये कह रहे हैं कि आपने मुल्क को दिवालिया से बचा दिया। आप इखलाकी दिवालियापन का शिकार है और आपने पूरे पाकिस्तान की आवाम को दिवालिया कर दिया है। सिर्फ आपने एक काम किया कि लोगों से निचोड़ निचोड़ के पैसा इकट्ठा किया, और अब आप साबित कर रहे हैं कि दिवालिया नहीं हुआ। वो करने भी आप ही आए थे।
कर भी आप ही रहे थे और बचाया पाकिस्तान की आवाम ने है। आवाम ने कीमत चुकाई है दिवालिया से बचने की। आपकी तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, आपके बच्चों के तो काम चल रहे हैं, आपके तो ठेके बांटे जा रहे हैं, आपके मामला तो आज भी कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान के बाहर अंदर हर तरफ आपकी चीजें, आपकी तो मौजें ही मौजें हैं। इलाज आज भी आप लोग पाकिस्तान से बाहर जाके करवाते हैं। आपके स्विमिंग पूल में तो गर्म पानी मौजूद होता है नहाने के लिए। आप तो एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। आम आदमी से पूछे जिसने ये दिवालियापन बर्दाश्त किया है और जिसकी अपनी पसली टूट गई है पाकिस्तान को संभालते संभालते, और ये आप लोगों ने किया। ये लोग नाजरीन पाकिस्तानियों को ना जख्म देते हैं और जख्म देने के बाद ना उनके ऊपर नमक छिड़कते हैं। ये मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट आया हुआ है। ये स्टेटमेंट आप देखें, उम्मीद है कि पंजाब का हर किसान खुश और खुशहाल होगा। यार ये स्टेटमेंट है देने वाला। पहले किसान की कमर तोड़ दी, गन्ने के किसान का बेड़ा गर्क किया, गंदुम के किसान का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। किसानों की कोई यानी कपास, इन्होंने तारीखी सतह पे कपास नीचे चली गई है। पूरी की पूरी किसान की मईशत तबाह कर दी है। किसान एहतजाज करने के भी बेचारे काबिल नहीं रहे कि वो डीजल डाल के गाड़ियों में एहतजाज करने के लिए लाहौर आ जाए। कई लोगों ने अपनी फसलों के ऊपर हल चलाए हैं, ऐसा भी हुआ है। किसान का बेड़ा गर्क करके उसको मुकम्मल तौर पे तबाह करके ये खातून कह रही है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान का हर किसान खुश और खुशहाल होगा। हद नहीं हो गई। अब ये किसान को थोड़े थोड़े पैसे बांटेंगे कि आओ खैरात पे लग जाओ तुम भी। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपनी मेहनत करके कमाओ और मेहनत से पैसा बनाओ और तुम्हारी सब्जी, तुम्हारा अनाज मार्केट में जाके बिके और तुम उसके जरिए से खुशहाल हो जाओ। ये तुम्हें कोई हक नहीं है। हमने खुशहाल करना है गैर मुल्की किसान को जिसकी गंदुम हमने इंपोर्ट करनी है। हमने गैर मुल्कियों को खुश करना है, हमने ताजर को खुश करना है, हमने मिडल मैन को खुश करना है, हमने किसान को खुश नहीं रहने देना। किसान की गंदुम पड़ी रही, खरीदने वाला ही कोई नहीं था। वो बेचारे ने नुकसान के अंदर गंदुम बेची है। ये कह रहे हैं जी खुशहाल हो गया किसान। ये पहले जख्म देते हैं, उसके बाद नमक छिड़कते हैं। ये इनका तरीका वारदात है और ये भीख पे लगाना चाहते हैं सारी कौम को। किसान तो हमेशा से खुद कफील है, लेकिन आप लोगों ने किसान को दीवार के साथ लगा दिया। एक अतर मन अल्लाह साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट है और अतर मन अल्लाह साहब ये कहते हैं कि ताकतवर तबका पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, जबकि कानून के मुताबिक पुलिस को आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अतर मन अल्लाह साहब, मैं एक बड़े ताकतवर आदमी के साथ एक दिन बैठा था, उनसे मैं बात कर रहा था, डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कंट्रोल करते हैं पूरे निज़ाम को पुलिस के ज़रिए से, यानी हमारे 90% काम हम पुलिस से लेते हैं। क्योंकि मैंने सवाल किया था कि कराची में आपने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया जब पुलिस ने छुट्टियां लेना शुरू कर दी। वो कैप्टन सफदर वाला वाकया आपको याद होगा, कायद आज़म के मज़ार के ऊपर उसने उछल कूद की थी, उसके बाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया था और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के अंदर एक दरवाज़ा तोड़ा गया था होटल का, मरियम नवाज जहाँ पर ठहरी हुई थी। उसके बाद जनाब पुलिस छुट्टियों पर जाना शुरू हो गई क्योंकि IG के ऊपर सख्ती कर दी थी कहीं ISI के ऑफिसर ने वहाँ पर, और फिर वो अफसर भी वहाँ से हटा दिए गए तो फौज बैकफुट पे चली गई थी। तो मुझे उस ऑफिसर ने कहा जी हम अपने 90% गंदे काम जो हैं या अपने जो मामला हैं वो पुलिस से करवाते हैं और पुलिस अगर हमारा साथ ना दे तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। और यही हुआ था कि जनरल बाजवा को वो फैसला लेना पड़ा और बैकफुट पे जाना पड़ा। ये मुझे अच्छी तरह याद है। बहरहाल ये क्योंकि एक वाकया था मुझे याद था। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।